भारत, ये हमारी जो है वैदिक धारणा है, हमारी साहित्यिक धारणा है, हमारी दार्शनिक धारणा है। काफी कुछ बताया, लेकिन एक शब्द आता है अलहिंद जी। और बहुत ही साहित्यों ने इसको यूज किया है, तो आपके पास ये आया कहां से? ये जो पूरा शब्द है हिंदुस्तान या अलहिंद या भारत, ये हमारा ये भारत नहीं जो है। जी। हेलो, मैं सोम प्रकाश मिश्र, बातें इतिहास की चर्चा दरबार में। आज हम इतिहास की कुछ बातें इस चर्चा दरबार में करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं हर्ष जी। मैं हर्षवर्धन। तो आज हम बातें करेंगे अपने इतिहास की, कि हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया, और हमारे देश का इतिहास हम शिव प्रकाश जी से जानेंगे। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? भारत जो हमारे देश का नाम है, इसके संबंध में अनेक दृष्टिकोण हैं, अनेक मत हैं। और भारत का जो सबसे पहला नाम हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। जन्म के बाद उनको जब जंगल में छोड़ दिया गया तो उनका पालन पोषण उस समय एक ऋषि ने किया था, जिनका नाम कर्ण ऋषि था। राजा दुष्यंत शिकार के दौरान उस आश्रम को पहुंचते हैं और वहां पर उनकी भेंट शकुंतला से होती है। शकुंतला से भेंट करने के दौरान राजा दुष्यंत उन पर काफी मोहित होते हैं और इसके बाद उन दोनों के बीच गंधर्व विवाह होता है। उस विवाह के बाद दुष्यंत अपने दरबार में लौट जाते हैं। इसके बाद शकुंतला के एक पुत्र होता है, जिसका नाम भरत रखा जाता है। आश्रम में ही भरत काफी निर्भीक और निडर स्वभाव के होते हैं। वहां पर वो सिंहों से खेलते हैं। भरत में उस समय काफी असीमित असाधारण शक्तियां होती हैं। उनकी महानता का वर्णन हमें इतिहास में काफी दिखाई पड़ता है। भरत बड़े होकर के जब चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं तो उनका जो प्रभाव हो चारों दिशाओं में फैलता है। चक्रवर्ती सम्राट के बारे में अगर हम जाने तो भारतीय राजनीतिक दर्शन शास्त्र में इसे काफी सर्वोच्च पद माना गया है, क्योंकि उनके अधीन काफी राज्य होते थे। भरत ने काफी न्यायपूर्ण ढंग से शासन किया था। क्योंकि भरत ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उस साम्राज्य का नाम धीरे धीरे भारत हो गया और उसी को भारतवर्ष कहा जाने लगा। भारतवर्ष का मतलब है भरत के वंशजों की भूमि। इसी कारण इस देश को भारत कहा जाता है। ये हमारी पहली धारणा है। तो इन भरत के अलावा भी और कोई भरत हो सकता था जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता? देखिए, हमारे देश में कई धर्म हैं और हर धर्म के कई ग्रंथ हैं। हमारे देश में जैसे कि जैन धर्म है। जैन साहित्य का ये कहना है कि ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं, उनके पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत जो है ऋषभदेव के पुत्र थे। आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने भरत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैन परंपरा में ये माना गया है कि ऋषभदेव जो कि उनके पहले तीर्थकर थे, उनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। उनका एक ग्रंथ है आदि पुराण, जिसे कि जिनसेन आचार्य ने लिखा है। उसमें उन्होंने भरत के लगभग 10 जन्मों का उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने भरत को चक्रवर्ती और दिग्विजयी बताया है। उन्होंने बताया है कि उनके समय में जैन की जो दिगंबर परंपरा थी वो काफी आगे बढ़ी थी। जैन धर्म का यह कहना है कि उन्होंने जम्बू द्वीप पर विजय प्राप्त किया था और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। हालांकि मैं इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम पर तो हम इस देश का नाम रख नहीं सकते हैं। हाँ, किसी छोटे प्रांत का नाम या किसी नगर का नाम जरूर रखा जा सकता है। इसी प्रकार से एक धारणा और मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई है और उस ऋग्वेद में हमें विष्णु पुराण में भारतवर्ष का नाम मिलता है। उस समय इस क्षेत्र पर कई जनजातियां रहती थी। लगभग उस समय 10 जनजातियां रहती थी और जो भारत है वो आज का जो भारत है वो भारत नहीं था। ये भारत काफी दूर तक फैला था, जिसमें आज का पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। आप ये मान सकते हैं कि ईरान के आसपास तक हमारा भारत फैला था। उस भूमि पर लगभग उस समय 10 जनजातियां निवास करती थी। जैसे कि पहली जो जनजाति थी उसे अलीन कहा गया है। अलीन जो कि जनजात थी वो आज अगर हम देखें तो
उस भारत में आज के समय लगभग अफगानिस्तान में निवास करती थी। अलीन जो जनजात थी वो आज के अफगानिस्तान में हम देखें तो जो नूरिस्तान का क्षेत्र है वहां पर रहती थी। चूंकि जो चीनी यात्री हुआंशांग आया था उसने अलीन की जो गृह भूमि थी उसे अफगानिस्तान ही बताया है। इसी तरह से हम देखते हैं तो एक जनजात रहती थी अनु। अनु जो जनजात थी वो रावी नदी के आसपास निवास करती थी। एक जनजात थी भृगु। भृगु जो हम आज के ऋषि को जानते हैं उनके वंशज को मानते हैं और इसका भी उल्लेख अथर्ववेद में हम पाते हैं। इसी तरह से एक जनजाति भालन। भालन जो है अगर हम देखें तो उस समय जो बोलन का दर्रा है उसके आसपास जो लोग रहते थे उन्हें भालन कहते थे। इसी तरह से अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है जो कि उस समय भारत में था उसमें एक और जनजाति थी जो कांधार के आसपास रहती थी, उसे द्रहु कहते थे। इसी पार्ट में मत्स्य जो क्षेत्र था जिसका कि वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वहां पर भी एक जनजात रहती थी जिसे कि हम उस समय का शाल्व वंश मानते हैं। वो भी उस समय की एक जनजात थी और वो मत्स्य क्षेत्र के आसपास निवास करती थी। ईरान के आसपास जो जनजात थी जो ईरान और भारत के उस समय के लगभग सीमा के आसपास रहती थी उसे परशु जनजात कहते थे। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी के तट पर भी एक जो है कबीलाई परिसंघ निवास करता था जिसे कि पुर कहा जाता था और यह माना जाता था कि जो पुर जनजात थी काफी शक्तिशाली थी। इतिहास में इस बात का वर्णन भी है कि एक दानवों की भी श्रेणी थी और जो दानवों की श्रेणी थी उसे पण कहते थे। अब ये दानव वो नहीं थे कि जिसमें आप ये मानते हैं कि वो मतलब मायावी थे या वो राक्षसी प्रकृति के थे और उनके सींग थी या बड़ी बड़े हाथ और बड़े बड़े पैर थे। वो दानव जो थी एक जनजात थी और ये उन 10 कबीलों के जनजात में से एक थी। सबसे जो बड़ी उस समय प्रभावशाली जनजात थी वो थी भरत जनजात। जो भरत जनजात थी वो काफी शक्तिशाली जनजात थी। इसके जो लोग थे काफी योद्धा प्रकृति के व्यक्ति थे और सबसे बड़ी जो हमको उस समय की घटना दिखाई पड़ती है वो एक युद्ध हुआ था जिसे कि बैटल ऑफ टेन किंग्स कहते हैं। हिंदी में उसे दसराग युद्ध कहते हैं। ये जो दसराग युद्ध हुआ था या बैटल ऑफ टेन किंग्स हुआ था ये उस समय के जो कबीले थे उनके क्षेत्रीय विस्तार का एक कारण था। आपस में उनमें जो सत्ता संघर्ष होती रहती थी, उन जनजातियों में अपने रीति रिवाजों के कारण भी कुछ प्रतिस्पर्धा होती रहती थी और नदी या जो संसाधन थे उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए भी उनके अंदर एक धारणा विकसित होती थी। तो इन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए अपनी जनजातियों की प्रतिस्पर्धा में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए और क्षेत्रीय विस्तार के लिए उन 10 कबीलों के जो लोग थे उनमें आपसी संघर्ष हुआ। इतिहास जो बोलता है वो बोलता है कि वो संघर्ष जो 10 कबीलों में हुआ था, जो दसराग युद्ध बैटल ऑफ टेन किंग्स हुआ था, वो उनके पुरोहितों का संघर्ष था। अब पुरोहित जो थे वो 2 थे उस समय, एक विश्वामित्र थे और एक वशिष्ठ थे। तो उसमें ये कहा गया है कि इस युद्ध में जो दसराग युद्ध हुआ था जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता भी है, उसमें बताया गया है कि एक कबीले का जो गुट बना उसे मित्र पक्ष कहा गया और इस मित्र पक्ष के जो पुरोहित या सलाहकार थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। अब ये जो ऋषि विश्वामित्र का मित्र पक्ष था ये 9 कबीलों का एक गठबंधन था और जो 10वां गुट था जिसे कि भरत गुट कहते हैं उसके जो सलाहकार थे या उसके पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। तो एक तरफ इन लोगों का गुट था जो कि एक बड़ा गुट था और जिसमें लगभग 9 कबीले शामिल थे जो ऋषि विश्वामित्र का गुट था। दूसरा जो था वो भरत गुट था जिसके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। तो इन दोनों गुटों के बीच जो संघर्ष हुआ उसी को बैटल ऑफ टेन किंग्स या दसराग युद्ध कहते हैं। अब ये 9 कबीले तो एक थे और इनको जैसे कि आप देखे होंगे विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़े थे।
तो उसी प्रकार से जो दशराग युद्ध था वो मित्र पक्ष और भरत पक्ष से लड़ा गया था। मित्र पक्ष चूंकि कबीले बड़े बड़े जो हमने आपको 10 बताए, इनके अधीन भी छोटे छोटे जनजातियां और कबीले रहते थे। तो जो भरत का कबीला था या भरत जाति का युद्ध था, भरत जाति का जो युद्ध लड़ा वो तुर्स नाम का एक कबीला था जिसके राजा थे सुदास। सुदास जो कि त्रस्त कबीले के नायक थे, वो भरत की तरफ से लड़े थे। तो दोनों कबीलों के बीच जो युद्ध होता है उस समय जो सुदास का गुट होता है, जिसे कि भरत गुट कहते हैं, वो 10 राजाओं के गठबंधन पर भारी पड़ता है। संख्या कम होने के बाद भी सुदास उस युद्ध को जीतते हैं। भरतों का प्रभाव फैलता है तो उनकी संस्कृति का भी काफी प्रसार होता है। अब जो है 9 कबीलों को हरा करके भरत जो है अपनी एक राजनीतिक शक्ति को स्थापित करते हैं और उस समय के उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के ये लोग बसते हैं। उन्हीं को आर्य कहते हैं। यही आर्य जो है आगे भारत में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ये धारणा है कि चूंकि भरत जाति ने एक विशाल भूभाग पर शासन किया था और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार बनाया था और अपनी संस्कृतियों को लागू किया था, तो उसी भरत जनजाति के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया है। अच्छा, हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि जैसे कुरु राज्य था तो उनके जो लोग थे वो कौरव कहलाए। इसी तरह से जैसे यदुवंश था तो उनकी जो जाति थी वो यादव कहलाई। तो यही माना गया कि जो भरत था, जो भरत कबीला था, जो कि सुदास के नेतृत्व में विजयी हुआ था, उन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र जो है भारत पड़ गया। और इतिहासकारों का भी ये मानना है कि भारत नाम की जो वास्तविक जड़ें हैं वो इतिहास से ही जुड़ी हैं और यहीं से भरत कबीले के नाम के कारण इस देश का नाम भारत माना गया है। क्या इसका अन्य भी कोई साहित्यिक या दार्शनिक कारण था जिसके आधार पर हमारा नाम, देश का नाम भारत पड़ा? चूंकि जो हमारे वैदिक साहित्य और इतिहास की सामग्री है वो अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करती है। वैदिक सामग्रियां कहती हैं कि फला राजा के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा या फला कबीले के नाम पर पड़ा, लेकिन जो साहित्य है और दार्शनिक दृष्टिकोण है वो इससे अलग हटकर है। साहित्यिक दृष्टिकोण ये कहता है कि भारत का जो नाम है वो ऐतिहासिक पहचान ही नहीं है। ऐतिहासिक पहचान हो सकता है, भारत जाति के नाम पर इस देश का नाम भारत हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक नाम पर इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा है। भारत को माना गया है कि ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा को भी दर्शाता है। जैसे कि अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि भारत को दार्शनिक रूप में अगर विभाजित किया जाता है तो ये भा धातु या भाष धातु से बना हुआ एक शब्द है और भा जो कि भासु धातु है उसका मतलब है प्रकाश, ज्ञान या चेतना, जी, अंधकार को हटाने वाला। जी जी। इसी तरह से रथ जैसे आप अगर देखते हो तो कहते हैं ना, आप क्या उसमें रत हो? हाँ हाँ। तो रत का मतलब होता है क्या उसमें आप लीन हो या समर्पित हो, जिसमें हम पूरी तरह से लीन हो जाए, समर्पित हो जाए, हमारा पूरा दिमाग एक जगह पर फोकस्ड हो जाए, उसको हम रत कहते हैं। तो प्रकाश या ज्ञान, भा का मतलब प्रकाश या ज्ञान और रत का मतलब लीन या समर्पित। तो जो क्षेत्र प्रकाश, तो प्रकाश तो यहां नहीं होगा, ज्ञान होगा। प्रकाश का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार को हटाने वाला, अर्थात ज्ञान जी। तो ज्ञान या चेतना में जो लीन रहता है वही भारत है, अर्थात वो भूमि जहां के लोग ज्ञान, सत्य और प्रकाश में हमेशा लीन रहते हैं या रत रहते हैं, उसी को भारत कहा गया है। अब अभी आप ये कह सकते हैं कि भा का अर्थ प्रकाश है तो प्रकाश में लीन, तो अगर हम देखें तो यहां पर प्रकाश जो है भौतिक विज्ञान का रोशनी वाला प्रकाश नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है जी। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब अज्ञानता को हम अंधकार मानते हैं, तो अज्ञानता को कौन दूर करता है? ज्ञान। तो अज्ञानता को दूर करने वाला ज्ञान, तो अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी हटाता है, इसलिए यहां पर इस भा का अर्थ प्रकाश या रोशनी
माना गया है। और इसीलिए भारत को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। ज्ञान की भूमि कहने के साथ इसे ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है। तो अगर हम साहित्यिक या दार्शनिक दृष्टि से देखें तो भारत कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है, लिविंग ट्रेडिशन है, जहां पर मनुष्य बाहरी संसार से उठकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, वो भारत है। ये हमारी जो है वैदिक धारणा है, हमारी साहित्यिक धारणा है, हमारी दार्शनिक धारणा है। और अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भारत एक संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में हमारा देश ऐसा एकमात्र देश है जिसके कई नाम हैं। जी, अमेरिका एक नाम है, हाँ। जापान एक नाम है, पाकिस्तान एक नाम है। जी, हैं शत्रुता भाव से हम पाकिस्तान को अपने विभिन्न नामों से उसको नवाजते हैं। जी, जी, तो इस वजह से वो हमसे आगे बढ़ सकता है। जी, लेकिन अगर ऐतिहासिक, साहित्यिक, दार्शनिक, पौराणिक इन सब चीजों का समावेश करें, शाब्दिक समावेश करें, तो भारत वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिसके कई नाम हैं। आपने ये सवाल जो पूछा, बहुत सही सवाल पूछा कि भारत तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान कैसे कहा गया? अब भारत का नाम जो हिंदुस्तान है, इसके पीछे हमारी एक नॉर्मल धारणा बनती है कि जब भारत पर मुगलों का प्रभाव पड़ा, मुगल शासन हुआ, तब इसे हिंदुस्तान कहा गया। जी, और हम लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक उर्दू शब्द है। जी, लेकिन ये धारणा गलत है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो ईरानियों ने दिया है। जी, और हर चीज के पीछे तर्क है, हर चीज के पीछे कारण है। हिंदुस्तान ईरानी शब्द है और ये नॉर्मल नाम नहीं है। ये जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, जिसे कि हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, जी, इंडस रिवर, जी, जो कि एक नदी थी जी, जी, या आज है भी, तो सिंध नदी, अगर हम ये देखें तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि वो आए और उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान बोल दिया। जी, 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 हर चीज के पीछे एक कारण होता है, तर्क बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, जी, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारे देश में जो नदी है सिंधु, आज वो पाकिस्तान में भी बहती है, उसका कुछ हिस्सा बहता है, उसका विवाद भी चलता है हमारा, लेकिन एक समय तो पाकिस्तान हमारा ही था। जी, जी, तो उसे इंडस रिवर भी कहते थे। तो उस सिंध नदी का इस देश का हिंदुस्तान नाम रखने में एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो सिंध नदी है वो हमारे सभ्यता की धुरी है, जी, उस समय के व्यापार का मार्ग है, जी, जी, हमारी कृषि का आधार रही है। आज तो हमारी कृषि के बहुत आधार हैं, लेकिन उस समय सिंध नदी ही हमारी कृषि का आधार थी, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो उस समय जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से विदेशी यात्री आते थे, भारत में जब प्रवेश करते थे, तो उनका सबसे पहला सामना सिंधु नदी से होता था। जी, और उस नदी से ही वो उस देश को पहचानते थे। जी, जैसे आज हम बोलते हैं कि फला जो शहर है जी, जी, वो इस नदी के तट पर है। जी, जी, बिल्कुल, हरिद्वार गंगा नदी के तट बिल्कुल, पर है। बिल्कुल, हरिद्वार बाद को आएगा, पहले गंगा नदी आती जी, है। जी, दिल्ली यमुना नदी, या, इलाहाबाद। तो जैसे ही कोई शहर आता है, एक नदी आती है। जी, तो उस समय जो यात्री आते थे भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, उनका सामना सबसे पहले भारत में जो होता था वो सिंधु नदी के क्षेत्र से होता था। और नदी ही हमारी पहचान थी। तो हम देखें अगर तो उस समय ईसा जो है, आज ईसा को हुए लगभग 2000 साल हो गए हैं, उनसे भी लगभग 550 साल पहले, तो इस हिसाब से देखें लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जो है ईरान जो था वो काफी शक्तिशाली राष्ट्र था, पर्सिया जिसे बोलते हैं, और उसका विस्तार हमारे सिंधु नदी के आसपास तक रहा है। ईरानी जो शासक है उस समय जो हुआ था डेरियस फर्स्ट, उसके अभिलेखों में भारत का जो वर्णन किया है वो हिंदुस्तान नाम से किया गया है। और हिंदुस्तान जो शब्द है, हमने आपसे बताया कि वो ईरानी शब्द है। ईरान की जो भाषा थी फारसी थी। फारसी में अगर देखा जाए तो जो 7 शब्द है उसको हा बोलते हैं। जैसे कैसे? सप्त को वो लोग हफ्त बोलते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहां सप्ताह बोला जाता है 7 दिन को,
एक शब्द और है, वीक। नो, हफ्ता। जी हफ्ता जी जी कि इस हफ्ते, तो वो सप्ताह हफ्ता, जी जी तो 7 शब्द को हा बोलते थे फारसी भाषा में। जी जी। और हफ्ता शब्द जो है वो भी उर्दू शब्द नहीं है, हाँ हाँ। वो भी फारसी शब्द की ही देन है। तो ईरानी लोग अपनी फारसी भाषा में शब्द को हफ्त बोलते थे। सरस्वती नदी बहती थी तो उसको हत्ती नदी बोलते थे। तो इसी तरह से वो सिंध क्षेत्र को हिंद बोलते थे। अब जब वो सिंध को हिंद बोलते थे तो धीरे धीरे वो हिंद नाम हो गया। जी हम देखते हैं जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जी अफगानिस्तान, जी जी तो पाकिस्तान को भी पाक बोलते हैं, अफगानिस्तान को अफगान बोलते जी हैं। जी उसमें अस्तान जो शब्द है वो एक प्रत्यय शब्द है, हिंद में अस्तान जोड़ा गया। तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो सिंधु शब्द से हुई है, जिसे पुरानी फारसी भाषा में ध्वनि परिवर्तन के कारण हिंदू कहा गया। ईरान के आकेनेमिड जो साम्राज्य था उसके शिलालेख में हमें हिंदूज शब्द मिलता है जी। और हिंदूज शब्द जो है हमें सिंध क्षेत्र के बारे में बताता है। और हिंद के साथ में अस्तान प्रत्यय जुड़ा जिससे हिंदुस्तान शब्द बन गया था जी और हिंदुस्तान का अर्थ क्या हुआ? हिंद की भूमि, अर्थात सिंधु की भूमि, अर्थात हिंद क्षेत्र के रहने वाले लोग। जी तो ये हिंदुस्तान जो शब्द है वो मुख्य रूप से जो हम मानते हैं वो ईरानी शब्द है, ना कि मुगलों की देन है और ना कि उर्दू शब्द की देन है। हाँ, हालांकि देखें तो दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल काल में उत्तर भारत में इसका ज्यादा प्रयोग किया गया जी और अकबर के शासन काल में हिंदुस्तान शब्द काफी व्यापक और समावेशी हो गया था। मुस्लिम आक्रमण और मुगलों की भाषा भी चूंकि फारसी शब्द के काफी निकट ईरानी भाषा के आसपास रही है, जी ये भी हमारी परंपरा से जुड़ा है। जी, जी। ये हमने किसी से खैरात नहीं लिया है। आपने हमें काफी कुछ बताया, लेकिन एक शब्द आता है अलहिंद जी, और बहुत ही साहित्य ने इसको यूज किया है, तो आपके तौर पे ये आया कहाँ से? अलहिंद भी जो शब्द है वो एक भाषाई शब्द है। जी अलहिंद ऐतिहासिक शब्द है। जी इसका प्रयोग अरब और फारसी लेखकों ने भारत उपमहाद्वीप के इतिहास लेखन में किया था। जी इसका भी अर्थ है, देखिए अगर विद्वान कुछ लिखता है तो ऐसे नहीं लिख देता है कि जी, अलहिंद जी, बिल्कुल बिल्कुल या हिंदुस्तान। बिल्कुल। हर जैसे हमने बताया हिंदुस्तान का एक अर्थ है, जी जी वैसे अलहिंद का भी एक अर्थ है। होगा। अलहिंद जो है 2 शब्दों से मिलकर के जी बना है। जी पहला जो शब्द है अल, जी अल को अगर अरबी भाषा में बोलें तो वो माना जाता है कि निश्चित लेख। जी और हिंद, हिंद हमने आपको बताया सिंध जी जी या सिंध नदी से निकला हुआ शब्द है। जी तो अलहिंद का मतलब है भारत की एक निश्चित भूमि, जी अर्थात हिंद की एक निश्चित भू भूमि, अर्थात सिंध की एक निश्चित भू भूमि। या तो ये अलहिंद शब्द जो है वो सामान्य शब्द नहीं है। अलहिंद का मतलब है हमारी उस समय एक निश्चित भूमि थी। उनके दिमाग में था कि सिंध नदी के पास की जो भूमि है जी जी वो एक नदी उस दायरे में उसको अपने रखे है, एक बिल्कुल, निश्चित भूमि बिल्कुल, है। हाँ। तो उस हिसाब से उन्होंने भारत के इस सिंध प्रांत के सिंध नदी के बाद का जो क्षेत्र था उसे अलहिंद बोला गया था। जी जी और ये शब्द जो है ये 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो अरब व्यापारी आते थे जी, जी। या जो उस समय को भूगोल वेत्ता थे, जी। इतिहासकार थे, बिल्कुल। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है और भारत को अलहिंद शब्द से नवाजा है। अच्छा, इसके साथ हम आपको और ये भी बताना चाहें कि जैसे भारत है आज हमारा सीमित है, जी जी उस समय भारत असीमित था। बिल्कुल उस समय भारत में भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान के भी काफी हिस्से रहे हैं। जी। तो ये जो पूरा शब्द है हिंदुस्तान जी। या अलहिंद या भारत, ये हमारा ये भारत नहीं जो है, जी जी ये पूरा विशाल एक जो भारत था या विशाल हिंदुस्तान जी, था जी। जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान के हिस्से समाहित थे, जी वो शब्द जो है हम उसको भारत मानते हैं जी। और उसको हिंदुस्तान मानते हैं। जी अलहिंद शब्द जो है उसी शब्द की व्याख्या करता है, उसी क्षेत्र की व्याख्या
करता है। अलबर्नी की जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, जी उसमें भारत को उन्होंने अल हिंद ही जी जी बताया है। इसी तरह से अरब के जो भूगोल के विद्वान थे अल मसूदी, जी दूसरे विद्वान थे इब्न खुर्दाद बह, बिल्कुल इन्होंने भी भारत को अल हिंद शब्द से जोड़ा है। जी। अच्छा, आपने जो 100 नाम बताया, आपने कहा कि हर देश का एक एक नाम है। हमारे भारत के इतने नाम हैं, तो उन्हीं में से एक वर्ड निकल के आता है इंडिया। अगर देखा जाए तो एक अंग्रेजी शब्द है, तो इंडिया कैसे निकल के आया? इंडिया भी आज का शब्द नहीं है। जी जैसे कि हमने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हम लोग मानते हैं कि मुगल आए और ये जी, आक्रमणकारी जी, आए। जी क्यों भाई इनको श्रेय दे रहे हो? जी हमको तो ये बहुत पहले से मिला था, हिंदुस्तान थे हम। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान तो इंडिया भी अंग्रेजों की देन नहीं है। जी इंडिया भी बहुत पहले से हमसे जुड़ा है। जी हमारे साहित्य में काफी पहले से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है जी आप याद करो। एक पुस्तक है जी इंडिका, जी जी बिल्कुल। मेगास्थनीज ने लिखी जी, है। जी। कब लिखी है? लगभग 327 ईसा पूर्व के, ईसा से भी 327 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जी जी उसके आक्रमण के कुछ समय बाद सेल्यूकस ने आक्रमण किया जी, था। बिल्कुल। उन्हीं के साथ आया था मेगास्थनीज, जी और मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द जी का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, और पूरी पुस्तक का नाम ही उन्होंने इंडिका रखा रख है। दिया जी तो हम देखें तो जो ये शब्द है आज से 2500 साल पहले के आसपास हमको मिला है, जी। और ये शब्द यूनानियों की देन है। जी इंडिका भी कोई, हमने फिर बोला आपसे कि कोई शब्द ऐसे नहीं आ जाता है। बिल्कुल। इंडिका शब्द भी हमारी सभ्यता से जुड़ा है। जी जैसे कि सिंध नदी, जी सिंध नदी को हम अगर अंग्रेजी में देखें तो इंडस रिवर बोलते हैं, बिल्कुल। और भारत को इंडिया कहा गया। तो आप बिल्कुल। देखें इंडस और इंडिया में कितनी समानता है। जी जी विदेशी सभ्यताओं ने भारत को उस समय जो हमारी प्रसिद्ध नदी सिंधु थी उसको अपनी अपनी भाषा में उच्चारित किया था। सिंधु, जी। सिंधु से हिंदू, जी हिंदू से इंडोस, जी, इसके बाद इंडिया। ये तो यूनानी और फारसियों ने सिंध को इंडस नदी बोला था, और इंडस नदी के पार का क्षेत्र अर्थात इंडिया कहलाने लगा। जी अब देखें तो ये सिंधु नदी से हाँ हिंदू, इंडोस और इंडिया, जी ये नॉर्मल नाम नहीं है। ये हमारे जो भाषा हम्म, का मनोविज्ञान है, यात्रा है, भाषा की यात्रा है। देश एक है, बिल्कुल। नाम अनेक हैं, तो लेकिन भाषा की यात्रा ने इसको इतने नाम दिए हैं। सिंधु एक संस्कृत शब्द है। जी हिंद जो है आपसे पहले बताया कि ईरान की फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल। इंडोस, जी इंडोस जो है सिंध नदी के क्षेत्र को उन्होंने कहा यूनानियों ने, जी। तो एक यूनानी शब्द है। जी और इंडिया जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। जी जी बिल्कुल। इसे अंग्रेजी शब्द भी जी। बोलते हैं, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ग्रेट जब भारत की सीमाओं पर पहुंचा तो यूनानी लोग फारसी साम्राज्य से पहले से परिचित थे, जी लेकिन फारसियों में उन्होंने क्या शब्द सुना था? हिंदू। जी अब यूनानी शब्द में भी एक दिक्कत है, जी वो उनके यहाँ हा शब्द का जो है, हा जो ध्वनि है उसका लोप रहता है, और हिंद को वो इंडो बोलते हैं। जी वो हा, जैसे हमने बताया ईरानी सा को हा बोलते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। वैसे जो यूनानी थे वो हा को ई बोलते थे। जैसे कि ईरानी आए तो सिंध को उन्होंने कहा हिंदू। जी तो जब ये यूनानी आते हैं जी जी तो ये हिंदू को इंडो बोलते हैं। जी इंडो, इंडो को उन्होंने धीरे से इंडोस या इंडिका शब्द लिखना चालू किया, बिल्कुल। और इसी की परिणत है जी। कि मेगास्थनीज ने इस क्षेत्र को इंडिका बिल्कुल बोला है। इस प्रकार से जो इंडिया शब्द है वो सिंध नदी के पार का जो देश था उसके लिए प्रयोग किया गया था। भारत पर जब यूनानी लोगों का आक्रमण हुआ जी। तो उन्होंने सिंध को इंडो कहा बिल्कुल और इंडो के क्षेत्र को इंडोस कहा, बिल्कुल। और इसी आधार पर इंडोस या इंडिका शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके बाद जब भारत में रोमन जो व्यापारी आए जी जी बिल्कुल उन्होंने भारत को, इंडोस को इंडिया शब्द से जोड़ा जी। और वो इसको इंडिया शब्द कहने लगे। जी। इस क्षेत्र को जो इंडिया नाम दिया, सही ढंग से यूनानी लोगों के इंडोस शब्द का जो बिगड़ा नाम है वो रोमन यात्रियों ने इंडिया शब्द बोल करके बताया, प्रयोग किया जी। हाँ प्रयोग किया है। जी। अंग्रेजों ने जो है वो इंडिया शब्द नहीं दिया है, बल्कि
जो पुराने यूरोपीय देश भारत को इंडिया बोलते थे, उसी नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया था। जी, इंडिया शब्द ना उनका कोई आविष्कार है, बिल्कुल, बल्कि हमारी हजारों वर्षों की भाषाई और ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। जी, जब हम इंडिया कहते हैं तो उसके पीछे अंग्रेज नहीं है, प्राचीन सिंध नदी है, जी, फारसी साम्राज्य है, जी, यूनानी यात्राएं हैं, जी, रोमन व्यापार है, बिल्कुल, यूरोपीय समुद्री जो खोजें हैं वो भी हैं। तो इस तरह से आधुनिक राष्ट्र जो है या पूरे भारत का जो इतिहास है इस शब्द के पीछे छिपा है। जी, ये 16वीं शताब्दी का शब्द नहीं है, ईसा पूर्व लगभग 300 शताब्दी पहले का जी। शब्द है। और इसी कारण से अगर हम देखें तो जब अंग्रेजों से हमारा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, जी, तो स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल, भारत, जी, भारत का जब प्रयोग होता था तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए किया जाता था। इसी तरह से जो हिंदुस्तान का प्रयोग था वो भावनात्मक था और राष्ट्रीय पहचान के लिए किया गया था। इंडिया जो शब्द था उसका प्रयोग जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे मतलब उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, वो अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए बिल्कुल। किया था। और 3 नारे भी लगे थे, जी, जैसे कि भारत के लिए भारत माता की जय जय बोला गया। जय। इसी तरह से अगर देखें तो हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो जय हिंद बोला गया है। जी, अब जी। देखिए जी, जी, देश में कितने मतलब हमारे वो है, भारत था तो भारत माता की जय, जी, हिंदुस्तान था तो जय हिंद। हिंद, और अंग्रेजी में इंडिया था तो उस समय एक और नारा लगता था, लॉन्ग लिव इंडिया। जी, जी, तो ये तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ जिससे कि भारत की जनता आपस में जुड़ी रही जी। और तीनों नारों का भी प्रयोग किया गया था। जी, अब जब भारत के 3 नाम थे जी, तो इस देश का नाम संविधान के हिसाब से क्या रखा जाए ये भी एक चर्चा का विषय बना था। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी लगभग वही 1946 और 1949 के बीच में, जी, तो संविधान सभा में इस देश के नाम को भी लेकर के गंभीर चर्चा हुई थी, जी, क्योंकि उसमें कुछ सदस्य इसका नाम भारत रखना चाहते थे, जी, कुछ हिंदुस्तान रखना चाहते जी, थे, जी, कुछ इंडिया रखना चाहते थे। जी। सबके अपने मत थे, सबकी अपनी धारणाएं थी। इसमें फिर बात को जब संविधान सभा के बीच में आपस में समझौता होता है तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत जी। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, तो भारत और इंडिया दोनों शब्दों को हमारे संविधान में जगह दिया गया है। जी, भारत इसका आधिकारिक नाम है, जी, इंडिया भी इसके आधिकारिक नाम है जी। और दोनों नाम स्वीकार किए गए हैं। उस संविधान सभा में उस समय आया था कि आर्यावर्त नाम भी रखा जाए, जी, जी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूंकि यूरोपीय देशों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो देश था वो इंडिया नाम से पहले स्थापित था, बिल्कुल, तो वो हटा नहीं सकते थे। जी, और भारत हमारी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी नहीं हटा सकते थे। जी। तो इसीलिए दोनों शब्दों को जोड़ा गया और इंडिया दैट इज भारत शब्द बनाया गया। जी, हम भारतीय भी हैं जी, और इंडियन भी हैं, जी, हिंदुस्तानी भी हैं। बिल्कुल। कई बार वैदिक मंत्रों में जम्बूद्वीप शब्द आता है, तो ये भी हमारे देश का नाम है? देखिए जम्बूद्वीप जो है अगर हम ये कहें तो ना ये ऐतिहासिक शब्द है जी, और ना हमारे संविधान में इसका वर्णन है। बिल्कुल, इसको जो है कुछ धार्मिक ग्रंथों में स्थान दिया गया है। जी, जैसे आप देखते होंगे जम्बूद्वीपे भारत खंड वर्षे आर्यावर्ते। जी, जी, तो जम्बूद्वीप जो है वो प्राचीन भारतीय जैन और बौद्ध ग्रंथ में हमको मिलता है और उसमें इसे एक विशाल भूभाग के रूप में बताया गया है। इसे जम्बूद्वीप को उन ग्रंथों में संसार का केंद्र माना गया है। जी, हालांकि इसे भौगोलिक रूप से कोई स्थान नहीं दिया गया है, बिल्कुल, लेकिन धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से इसकी धारणा काफी महत्वपूर्ण है। जी, जम्बूद्वीप को 7 द्वीपों में सबसे प्रमुख और मध्य में स्थित माना गया है जी, और इसके केंद्र में मेरु पर्वत जिसे कि सुमेर पर्वत कहते हैं बिल्कुल, उसे माना गया है और सुमेर पर्वत को पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मांड की धुरी बताया गया जी, है। बिल्कुल, और ये कहा गया है कि यह जो जम्बूद्वीप है समुद्र से चारों तरफ से
घिरा है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जम्बू है, जम्बू का अर्थ होता है जामुन का पेड़। बिल्कुल। तो माना गया कि इस द्वीप में उस समय काफी जामुन के वृक्ष पाए जाते थे और उसी आधार पर इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। तो जम्बू द्वीप जो शब्द है वो कोई भौगोलिक मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है, वैज्ञानिक शब्द नहीं है और ऐतिहासिक शब्द नहीं है। हमारी पुराणों में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में इसको महत्व दिया गया है और जम्बूद्वीप बोला गया है। लेकिन चूंकि हमारे जितने भी साहित्य हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो ऐसे नहीं लिखे हैं, वो विज्ञान से ही जुड़े हैं। गोलाकार भी इसको बताया गया है। तो जम्बूद्वीप के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम या तो ये मान सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को ही जम्बूद्वीप बोला गया है, या कम से कम एशिया महाद्वीप को हो सकता है जम्बूद्वीप उस समय कहा गया हो। लेकिन ये हमारे विद्वानों और ऋषि मुनियों का शब्द है। तो एशिया के विशाल भूभाग को भी हो सकता है, क्योंकि महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरे रहते हैं और एशिया महाद्वीप समुद्र से चारों तरफ से घिरा है। तो उस आधार पर हो सकता है कि एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया हो और इसीलिए जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते। तो एशिया में भारत, तो हो सकता है कि जम्बूद्वीप की जो धारणा है वो एशिया महाद्वीप से मानी गई हो। ये धारणा हम ये मानते हैं कि प्रतीकात्मक है, धार्मिक है, लेकिन भौगोलिक नहीं है। अभी आपने एक नाम प्रयोग किया आर्यवर्त, तो यह आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा? क्या ये भी हमारे देश का नाम है? आर्यवर्त जो है, हमारे सोच यही है कि हम आर्यावर्त के निवासी, भारत के निवासी। आर्यावर्त को हम ये मानते हैं कि ये जो है हमारा पूरा जो देश है वो भारत जो है वो आर्यावर्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्यावर्त जो शब्द है वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिला है और इसे भौगोलिक और सांस्कृतिक जो है वो इंपॉर्टेंस प्राप्त है। मतलब भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसे माना गया है कि यह स्थान है। संस्कृत में आर्यावर्त शब्द का जो अर्थ है वो कहा गया है आर्यों का निवास। प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम लोग अपने को ये बताते हैं कि हम आर्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में माना गया है कि जो वैदिक संस्कृति है और धर्म है उसका जो लोग पालन करते थे वो आर्य हैं, वही श्रेष्ठ हैं। लेकिन इनको विभिन्न ग्रंथों में एक सीमाओं में भी बताया गया है। अगर हम देखें तो हिमालय के जो दक्षिण का क्षेत्र है और विंध्य पर्वत के जो उत्तर का क्षेत्र है, इसको आर्यावर्त कहा गया है। मतलब भारत का जो पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है वो आर्यावर्त है, ना कि संपूर्ण भारत आर्यावर्त है। आर्य जहां रहते हैं ये आर्यावर्त है। इसी तरह से जो हमारे जो दक्षिण का क्षेत्र है, जिसे कि जहां पर द्रविड़ रहते हैं वो दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर आर्य नहीं है तो वो आर्यावर्त भी नहीं है। तो भारत का जो पार्ट है, हिमालय और विंध्य पर्वत के जो बीच का एक पार्ट है, जो क्षेत्र है, उसे आर्यावर्त कहा गया है। और चूंकि यहाँ पर आर्य लोग निवास करते हैं तो इसलिए उसको आर्यावर्त नाम दिया गया है। लेकिन इसका भी कोई जो है बहुत वैज्ञानिक नहीं, वो एक शाब्दिक और एक स्थान विशेष के कारण उसे आर्यावर्त शब्द बताया गया है। आर्यावर्त जो है कोई आधिकारिक देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। और इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्य कहा गया है। तो बस यही आर्यावर्त शब्द है, इसको आप देश का नाम नहीं दे सकते हैं। क्या आप भौगोलिक दृष्टि से भी अपने देश के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि तो वैज्ञानिक दृष्टि है। भारत उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 8 अंश और 4 मिनट, 37 अंश और 6 मिनट के अक्षांश पर। देशांतर में वो देखें तो 68 अंश और 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट के मध्य स्थित है। तो ये इसका जो है एक भौगोलिक स्थिति है। और कर्क रेखा भारत में कोलकाता से होकर के कच्छ के रन तक जाती है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय है और इसीलिए वहां पर साल भर गर्मी होती है, जो भारत का दक्षिण का पार्ट है। उत्तर का जो पार्ट है वो विंध्याचल और हिमालय के बीच स्थित है, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इस क्षेत्र में जाड़ा गर्मी बरसात समय समय पर आते रहते हैं।
भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर 6 ऋतु होती हैं। उत्तर के क्षेत्र में लगभग हमेशा सर्दी का मौसम बना रहता है। तो ये भौगोलिक अवधारणा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो लगभग कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो लंबाई है भारत की, उसे 3214 किलोमीटर माना गया है। और इसी प्रकार से जो इसकी चौड़ाई है, जो कि असम से काठियावाड़ के आसपास तक माना गया है, वो 2933 किलोमीटर का माना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम माने तो रूस को अगर यूरोप से हटा दें तो यूरोप से रूस हटने के बाद जितना हिस्सा बचता है वो लगभग भारत के क्षेत्रफल के आसपास बैठता है। तो आज आपने हमें बहुत कुछ बताया भारत के बारे में, जो हमारे जितने भी डाउट्स थे आपने हमें सब क्लियर कर दिया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही चाहते थे कि भारत एक सामान्य देश नहीं है। भारत इतिहास, संस्कृति, भूगोल, विज्ञान, सब चीजों का एक संकलन है जी। और हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए। हम केवल भारत जानते हैं, आज के जो नए बच्चे हैं वो केवल भारत या जानते हैं और हिंदुस्तान का बस एक सामान्य प्रयोग करते हैं। नहीं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, अल हिंद सामान्य शब्द नहीं है। ये हमारे पौराणिक शब्द हैं, भाषाई शब्द हैं, भाषा की यात्रा है, हमारी संस्कृति की यात्रा है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो चर्चा दरबार में आज हमने अपने देश के बारे में ही चर्चा किया है और हमारी ये सोच है कि हमको अपने देश के बारे में जानना चाहिए और आपको भी अपने देश के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद।